औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास बायोलॉजी सेकंड ईयर की हमारे पास सेकंड वीडियो है हमारे पास। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस करना है कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम के नोट्स बनाने से पहले, यहाँ पर नोट्स के तौर पर लिखने से पहले एक बुक में कुछ ऐसी लाइन्स लिखी हुई हैं जिनको नोट्स के अंदर लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन उनको समझना ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल सिस्टम जो है ना, इसके अंदर हमारे पास आती हैं दो तरह की इन्वायरमेंट्स। कौन कौन सी इन्वायरमेंट्स आती हैं? दो तरह की। एक होती है इंट्रा सेलुलर एंड एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। दोनों में लिख देता हूँ, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा जो है ना और एक्स्ट्रा सेलुलर की दोनों क्या क्या चीज़ें हैं? इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल। तो इनसाइड द सेल जो इन्वायरमेंट है उसको हम इंट्रा सेलुलर कहेंगे। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड सेलुलर मीन्स सेल अगेन। तो आउटसाइड द सेल। अब ये दो तरह के इन्वायरमेंट्स हैं। अब इनको अगर हम और जो है अगर इसको क्लासीफाई करना चाहे तो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट्स को अगर हम ब्रैकेट में लिखे तो हम देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या था स्टूडेंट्स? अगर आपने फर्स्ट ईयर आपको याद हो तो प्रोटोप्लाज्म था द न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक हो गया? तो ये प्रोटोप्लाज्म आ गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में हमारे पास आती हैं वस्कुलर सिस्टम एंड फ्लूइड्स। तो वस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्लूइड्स, और अगर हम देखें तो इनके जो फ्लक्चुएशंस होती हैं ना, इनकी रेंज क्या होती है? इनकी फ्लक्चुएशंस के अंदर हमारे पास क्या रेंज हो सकती है? तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस जो है ना, अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट जो कंट्रोल सिस्टम होती है वो होता है ना, उसकी इंट्रासेलुलर जो इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस होती हैं ना, वो होती हैं इन अ नैरो रेंज एज कंपेयर्ड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की जो होती है ना फ्लक्चुएशंस, वो बहुत ही छोटी रेंज में होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इसकी वजह क्या है? इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है ना, इसका साइज़ जो होता है, जो सेल का साइज़ होता है, एवरेज जो हमारे पास एनिमल सेल का साइज़ होता है वो होता है 20 माइक्रोमीटर्स। ठीक हो गया? 20 माइक्रोमीटर्स हमारे पास होता है एवरेज सेल का साइज़। और हमारे पास जो वस्कुलर फ्लूइड्स जो होते हैं, वस्कुलर सिस्टम हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का जो है ना, हमारे पास वस्कुलर सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फिट किया हुआ। तो हमारे पास वस्कुलर सिस्टम जितने भी हमारे पास वेन्स हैं ना, अगर उनको एक के बाद एक जोड़ा जाए ना तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बन जाते हैं। ऐसा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर निज़ाम जो है ना वो अंदर रखा हुआ है। और फ्लूइड्स की अगर देखें तो अगर हमसे वाटरी कंसनट्रेशन ही देखें ना, तो 40 लीटर्स एक आम जो हेल्दी परसेंट होता है ना, हेल्दी जो अडल्ट होता है, उसके अंदर 40 लीटर्स ऑफ वाटर होता है। तो अब यहाँ पर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्चुएशंस भी नैरो रेंज में होंगी। लेकिन जो होता है ना, छोटी जगह पे फ्लक्चुएशंस भी छोटी होंगी और बड़ी जगह पे फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा बड़ी होंगी, इन अदर वर्ड्स अगर हम कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ें से हमें क्या चीज़ पता लगी? क्या होम्योस्टैसिस जो है क्या किसी चीज़ को फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट रखने का नाम है? नहीं। तो यहाँ पर हमें एक जो है कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। कंक्लूजन हमारे पास क्या पहुँचा है? कंक्लूजन हमारे पास पहुँचा है homeostasis does not mean to have a fixed internal environment जो होम्योस्टैसिस है उसको ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जो है फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट रखी जाए, क्योंकि अब इसके जो है रीज़न क्या है? बिकॉज स्मॉल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, यहाँ पर इन्वायरमेंट से मेरी मुराद इंटरनल इन्वायरमेंट है, इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग।
तो यहाँ पर हमने क्या बात की है स्टूडेंट्स, होम्योस्टैसिस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को बिल्कुल फिक्स रखा जाए। जैसे कि नैरो रेंज में बस फ्लक्चुएशंस जो होती हैं ना, हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। अब जो मैंने लास्ट टाइम किया है ना, जो मैंने इसकी वजह बताई है, उसको अब मैंने जाके एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स अब हमारा रिटन वर्क शुरू होता है, अपना रजिस्टर्स हाथ में ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अब आ जाएंगे, हम शुरू करेंगे कंट्रोल सिस्टम से। तो जो हमने ऊपर बात की थी वही हम यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे, द कंट्रोल सिस्टम फ्लक्चुएट द इंटरनल environment for normal body functioning। नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए ये हमारे पास जो है स्मॉल चेंजेस करता रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैं एग्जांपल दो स्टूडेंट्स, तो वो ये है कि अगर बाहर का टेम्परेचर जो है या हम टेम्परेचर नहीं, हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारी बुक में गिवन है। तो बाहर जो हमारे पास एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, इसमें हमारे पास बॉडी जो है ना, वाटर की कंसनट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्लक्चुएट कर सकती है या वेरी कर सकती है। सपोज़ कि हमारी बॉडी के हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बॉडी जो वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाए, अबंडेंस में हो जाए। आप स्विमिंग पूल में जंप मार देते हैं तो वाटर आपके पास अबंडेंस सप्लाई में हो गया। तो इसमें अब ये नहीं करेगा हमारा सेल के, वो ये कंट्रोल सिस्टम ये अलाउ नहीं करेगा कि हमारे हर एक जो है सेल के अंदर वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर जाए और जो है हमारी बॉडी, जिसके हमारे बुक में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि फ्लडेड विद द वाटर, हमारी बॉडी को पूरी की पूरी सैलाबी नहीं जाएगी। और अगर हमारे पास इससे बरक्स हो जाए कि हम किसी ड्राई एरिया में चले जाएं, तो हमारी बॉडी में ये भी नहीं होगा कि जैसे बाहर पानी की कंसनट्रेशन बिल्कुल ही खुश्क होगी, हमारी बॉडी से भी पूरी की पूरी डिहाइड्रेट हो जाए। ऐसा भी हमारा कंट्रोल सिस्टम कोशिश करेगा कि ना हो। तो यहाँ पर हमने ये बात की है, फ्लक्चुएट द इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। अब इन नैरो रेंज भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? The components of the control system are, कंट्रोल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारे पास 3 इसके कंपोनेंट्स आते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड, जिसको हम कह सकते हैं, एंड यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए वैसे तो, इफेक्टर। हमारे पास इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास एक हमने ज़रूरी लाइन लिखनी है, वो ये है, ज़रूरी पॉइंट जो हमने लिखना है वो ये है, द control system in living organisms work exactly on the physical control systems। अब कंट्रोल सिस्टम में द लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आपको समझ आई गई होगी। एग्जैक्टली वर्क ऑन द फिजिकल, द कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनिज्म वर्क एग्जैक्टली ऑन द प्रिंसिपल, मैं वर्ड छोड़ गया स्टूडेंट्स, सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? जो मैन मेड कंट्रोल सिस्टम होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा एसी की, तो वो अब हमने आगे जाके एक्सप्लेन करनी है, तो आइए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने लगे स्टूडेंट्स फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर हमने बताया था कि होता है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे पास होगा रिसेप्टर थर्मोमीटर।
तो यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर होगा, हमारे पास थर्मोमीटर। मैं एसी की यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो रिसेप्टर होगा, यहाँ पर रिसेप्टर का काम क्या होगा, इट डिटेक्ट्स द राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम ए सेट पॉइंट। क्योंकि जैसे आपने एसी में रिमोट से आपने टेम्परेचर सेट कर दिया आपने 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। तो जैसे ये डिटेक्ट करेगा ना, जिसके अंदर थर्मोमीटर लगा होगा एसी के अंदर, वो डिटेक्ट करेगा कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा है। सपोज कि हमारे पास टेम्परेचर 30 है, तो वो डिटेक्ट करेगा कि 14 सेल्सियस जो है वो कम है। तो उससे वो क्या करेगा, वो सिग्नल करेगा एंड सिग्नल्स द कंट्रोल सिस्टम। अब वो कंट्रोल सिस्टम को वहाँ पर सिग्नल कर देगा। अब कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर हमारे पास होगा एक कंप्यूटर। कंट्रोल सिस्टम हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर लगा होगा कंप्यूटर। इसके अंदर जो कंप्यूटर होगा वो हमारे पास क्या काम करेगा, it monitors the change and activates the effectors। तो अब यहाँ पर इफेक्टर्स जो है उनको इसने एक्टिवेट कर दिया। अब इफेक्टर्स आगे जाके क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर इफेक्टर हमारे पास क्या होगा, फ़ैन। इफेक्टर हमारे पास एसी का होगा फ़ैन। इट रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम and starts cooling। तो कंट्रोल सिस्टम को ये रिस्पॉन्स करेगा और उसके बाद कूलिंग स्टार्ट कर देगा। ये तो हमारे पास आ गया फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब हमने देखना है इसी तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंट्रोल सिस्टम है या एनिमल कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल सिस्टम इन द एनिमल्स। तो एनिमल्स में हमारे पास क्या होगा, और एनिमल्स में भी जो है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है स्टूडेंट्स, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मीन्स हीट जनरेटिंग। तो जो एनिमल्स जो है वो इनसाइड, जो धूप से हीट नहीं लेते बल्कि अपने अंदर खुद भी हीट जनरेट करते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स। तो उनके बारे में उनका कंट्रोल सिस्टम भी कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसके अंदर कंपोनेंट था वो हमारे पास इफेक्टर था। तो हमारे पास इधर जो है इधर हमारा रिसेप्टर था। तो इधर हमारे पास रिसेप्टर क्या होगा, तो ह्यूमन में रिसेप्टर जो होता है वो हमारे पास होती है हमारी स्किन। तो ह्यूमन बॉडी में जो रिसेप्टर होता है वो स्किन होती है। इट डिटेक्ट्स द rise in temperature in external environment। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया एंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर को इसने भेज दिए हैं सिग्नल। अब हमारे पास इसमें कंट्रोल सेंटर क्या होगा, तो कंट्रोल सेंटर हमारी पूरी बॉडी का ब्रेन ही है। तो कंट्रोल सेंटर हमारे पास आएगा हमारे पास ब्रेन, और ब्रेन का भी एक मखसूस हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस।
तो ब्रेन का एक मखसूस हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, वो हमारे पास ये जो है ये सारे जो है ना राइज इन टेम्परेचर या लोअर इन टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंजेस को ये देखता है। इट मॉनिटर्स द चेंज एंड activates the response system that is effector। तो जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो हमारे पास इफेक्टर है। तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करेंगे तो इफेक्टर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, तो इफेक्टर जो होगा ना यहाँ पर हमारे पास होगा स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, तो स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे ना वो हमारे पास हो जाएंगे एक्टिवेट। तो यहाँ पर इफेक्टर को अगर हम वहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर अगर हम एलाबोरेट करना चाहें ना तो ये हम कह सकते हैं एक्टिवेट द रिस्पॉन्स सिस्टम इफेक्टर। और यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स के अलावा अगर यहाँ पर देखें ना, एंड दैट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल करेगा स्वेट ग्लैंड्स को, तो यहाँ पर आएगा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स द स्वेट ग्लैंड्स फॉर कूलिंग इफेक्ट। तो हमारे पास जो होते हैं स्वेट ग्लैंड्स वो कूलिंग इफेक्ट के लिए हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आती है, वो हमारे पास आती है इनवर्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स। पहले इसका मतलब सुन लो स्टूडेंट्स। इनवर्स होता है उल्टा, इफेक्टर जो होता है हमारे पास ये इफेक्टर्स हैं, और रिस्पॉन्स हमारे पास होता है किसी चीज़ के रद्द अमल में कोई चीज़ करना। तो ये इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, अगर देखें ना इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स है ना वो रिसेप्टर से बिल्कुल उल्टा होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास अगर स्किन जो है इसने हीट हाई राइज इन टेम्परेचर डिटेक्ट किया, इसने यहाँ पर हमारे पास डिटेक्ट किया कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जो होगा ना इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो आएगा कूलिंग इफेक्ट से। दोनों चीज़ें उल्टी हो गई। अगर मैं यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर की जगह मैं यहाँ पर कर दूँ कि मैं लोअर इन टेम्परेचर लो हो गया, बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया, सर्दियाँ आ गई, तो बॉडी का टेम्परेचर हाई है और बाहर का टेम्परेचर लो हो गया, तो तब क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो शिवरिंग शुरू कर देगी, कांपना शुरू कर देगी, जो कि हमारे पास एक वार्मथ रिस्पॉन्स होगा। तो इफेक्टर और इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ इंग्लिश में बयान करते हैं, वो क्या है, द जनरली, यहाँ पर लिख सकते हैं जनरली द cooling response is due to the rise in या टेम्परेचर या वार्मथ सेंसेशन। ऑल्सो कॉल्ड, इसके अलावा भी कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। तो आपके पेपर में डेफिनेशन आ सकती है कि नेगेटिव फीडबैक या इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जनरली द कूलिंग रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर और वार्म सेंसेशन ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का हो जाता है टॉपिक कंप्लीट। तो आइए अब हम इसकी समरी करते हैं।